स्टूडेंट्स, हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स के। पिछली वीडियो में मैंने आपके 15th क्वेश्चन तक किए थे। 16th क्वेश्चन जो है वो नेम रिएक्शंस को लिखने का है। एसिटाइलेशन है, कैनिज़ारोज रिएक्शन है, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन है, डीकार्बोक्सिलेशन है, तो वो तो खाली रिएक्शन लिखने के लिए है। अब ये 17th क्वेश्चन से हम लोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17th वाला। इसके कोई ना कोई पार्ट्स बोर्ड में हर साल आ ही जाते हैं। इसमें ये कह रहा है कंप्लीट ईच सिंथेसिस बाय गिविंग मिसिंग स्टार्टिंग मटेरियल, रिएजेंट और प्रोडक्ट्स। इनको कंप्लीट करना है। अब ध्यान दीजिए KMnO4 जब आप दोगे बेंजीन के ऊपर, चाहे एक कार्बन हो, दो हो, तीन हो, कुछ भी हो, तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू COH, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अब ये वाला रिएक्शन जो है, ये इसके अंदर इसने क्या दिया है, साथ में SOCl2 के साथ हीट करने को दिया है। SOCl2 के साथ जब हीट करोगे तो इधर भी Cl लग जाएगा, इधर भी Cl लग जाएगा, OH हट के दोनों तरफ Cl लग जाएगा, तो यू विल गेट दिस कंपाउंड, ठीक है। तो ये दोनों हटा दें ताकि जगह बन जाए, तो समझने में सफाई रहेगी हमें। तो ये COH से Cl लग जाएगा, और यहाँ पे जब KMnO4 के साथ हीट करोगे तो ये ऑक्सीडाइज होकर एसिड बन जाएगा। तो ये दोनों पार्ट हटा देते हैं। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि ये H2CO NH2, ये सेमी कार्बाजाइड है ना, सेमी कार्बाजाइड है। तो इसके अंदर क्या होगा कि इसका जो ये वाला H2 है, इसके O के साथ हट जाएगा। इसको हम यहाँ पे बना देते हैं थर्ड वाले पार्ट को, कि मान लो ये बेंजल्डिहाइड है, इसको हम यहाँ पे दिखा दें, ये बेंजल्डिहाइड है। और जब ये इससे रिएक्ट करेगा H2NCO NH2 से, तो इसका H2 और इसका O हट जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो ये यहीं पे जुड़ जाएगा, सेमी कार्बाजोन कहते हैं इसको, बन जाएगा ये, ठीक है। इसका H यहाँ पे रहेगा और वो उधर से जुड़ जाएगा NNHCO NH2। इज इट ओके? वाटर बाहर निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन है, ये जो एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो सेमी कार्बाजाइड जब बेंजल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा तो इसका हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा, वाटर बन के हट जाएगा, और ये इधर ही से जुड़ जाएगा, सेमी कार्बाजोन बन जाता है। आपको ध्यान रखना है कि C डबल बॉन्ड के साथ जो लगा हुआ डायरेक्ट लगा हुआ NH2 है, उसका हाइड्रोजन नहीं जाएगा, क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, तो इट इज़ अनेबल टू डोनेट हाइड्रोजन। इसका जाएगा जो दूर वाला है, ठीक है। तो ये आपका इसके अंदर से हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन निकल के ये यहीं पे जुड़ जाएगा, तो सेमी कार्बाजोन बन गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। थर्ड पार्ट हमने कर लिया। फोर्थ पार्ट में ये कह रहा है कि बेंजीन को बेंजोफिनोन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये बेंजीन है, फोर्थ पार्ट कर रहे हैं, बेंजीन को बेंजोफिनोन में करना है। तो अगर हम इसको इससे रिएक्ट करा दें COCl से, तो इसका H और इसका Cl हट जाएगा, एनाइड्रस AlCl3 दे दें, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ये फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। इसका Cl इसका H हट जाएगा, ये यहीं पे जुड़ जाएगा, एंड यू विल गेट बेंजोफिनोन, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये फोर्थ पार्ट हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है? फिफ्थ पार्ट में कह रहा है AgNH3 कह रहा है। तो ये AgNH3 वाला जो है, ये आपको टॉलेंस रिएजेंट से मिलता है। ये है क्या? टॉलेंस रिएजेंट है AgNH3 वाला। तो टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है? एल्डिहाइड को कन्वर्ट करता है एसिड ग्रुप में। तो AgNH3 होल ट्वाइस वाला जो बात कह रहा है, तो ये COO माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस पार्ट को हटा देते हैं, क्वेश्चन इधर उतार दिया हमने, इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो ये आपका वो तो कीटोन है, तो कीटोन तो एज इट इज़ रहेगा, कीटोन पे तो कुछ होगा नहीं। एल्डिहाइड को इट विल कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, और Ag डिपॉजिट हो जाएगा और NH3 निकल आएगा। तो हमें तो मेन इससे लेना है, ये कन्वर्ट होकर इसमें हो गया, ठीक है। इसके अंदर देख लेते हैं सिक्स्थ पार्ट के अंदर। सिक्स्थ पार्ट में भी आपको देखना है NaCN दे रहे हैं आप, यहाँ पे CHO है, CHO को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको जब NaCN दोगे, यहाँ COH है, NaCN HCl, तो ये
HCN हो जाएगा, NaCl और वो रिएक्ट करके HCN हो जाएगा। तो अब ये HCN जब हो जाएगा तो जुड़ जाएगा। ये ऊपर वाला हटा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें। और ये वाला पार्ट भी हमने उतार लिया क्वेश्चन इधर 6th, इसको हम बता देते हैं यहाँ पे। इसमें क्या करेंगे कि HCN जो है इस पर जुड़ जाएगा, C के ऊपर OH हो जाएगा, इधर CN लगा लो, H को नीचे दिखा दो। और ये COH पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एसिड के अंदर क्या है, ये इस तरह से होता है एसिड। तो इसके अंदर ये जब रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा इसका लोन पेयर यहाँ पे आ जाता है, तो इसमें नहीं जुड़ेगा HCN का H इस पे आ जाएगा और CN इस पे आ जाएगा। तो ये जो कंपाउंड बना है एल्डिहाइड वाले पे बनेगा, एसिड वाले पे नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये एडिशन ऑफ HCN ऑन एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, अब जो 7th पार्ट है उसको देख लेते हैं। 7th पार्ट क्या कह रहा है? 7th पार्ट कह रहा है कि बेंजल्डिहाइड है और ये इस पर ऐड हो रहा है। तो यहाँ कर देता हूँ मैं, ये बेंजल्डिहाइड है। ठीक है, और ये डाइल्यूट NaOH दे रहा है और एल्डिहाइड है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है। तो एल्डोल में आपको ध्यान क्या रखना है कि अल्फ़ा कार्बन लगेगा, अल्फ़ा कार्बन का हाइड्रोजन लगेगा। ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो बीटा वाले को हमने नीचे दिखा दिया जान के ताकि वो लगे ना, और ये लग जाएगा इस पर, ये चला जाएगा। डाइल्यूट NaOH जब दोगे तो एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो वहाँ पे COH हो जाएगा और ये वाला कार्बन उसके साथ जुड़ जाएगा, CCHO, ये CH3 इसके साथ लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कंपाउंड आपका फाइनल बन जाएगा। इज़ इट ओके? एल्डोल कंडेंसेशन इसमें होगा। इसमें ये ध्यान रखना है कि अल्फ़ा कार्बन का लगेगा हाइड्रोजन, ना कि बीटा का। तो ये अल्फ़ा कार्बन वाले का रख दिया और बीटा को हमने जान के मोड़ दिया ताकि लगे ही ना। इसका हाइड्रोजन उस पर लग गया, ये OH हो गया और ये एक मिथाइल ग्रुप इधर आ गया, बेंजल और एल्डिहाइड एज इट इज़ बचा रहेगा। तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है जी, इसको हटा देता हूँ मैं। फिर अभी जो 2-3 पार्ट और है फिर उनको भी लिख के करा देता हूँ। ठीक है, इसको 7th पार्ट तक किया था, 8th पार्ट है, इसको हमने रिएक्ट करा NaBH4 से। अब इसमें देखिए एस्टर ग्रुप भी है और कीटोन ग्रुप भी है। तो एस्टर ग्रुप पे NaBH4 क्या करता है, रिडक्शन करता है। तो एस्टर ग्रुप का नहीं करेगा, कीटोन का करेगा। तो एक्चुअल में इसमें ये बनेगा, इसके ऊपर यहाँ पे OH हो जाएगा। ठीक है, और ये CH2 एज इट इज़ रहेगा, ये COOC2H5 ऐसे ही रहेगा। एस्टर में रिडक्शन नहीं होगा क्योंकि इसका लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसकी वजह से हाइड्रोजन जब लगेगा इसका NaBH4 इसको जब हाइड्रोजन देगा तो कीटोन वाले पार्ट पे लगेगा, तो वो एक ऊपर लग जाएगा, एक नीचे लग जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दिस एस्टर विल रिमेन एज इट इज़, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, खाली यहाँ पे OH हो जाएगा और वो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि एस्टर में ऑक्सीजन जो बगल में होता है उसकी रेजोनेंस, उसके लोन पेयर की रेजोनेंस की वजह से उसके अंदर H नहीं लगेगा। ठीक है, उसका जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूट्रलाइज हो जाता है तो लग नहीं पाता है। ओके, अब इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं पार्ट को। अब ये कह रहा है ये OH है, CrO3 दिया है हमने। ठीक है, CrO3 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग है। तो ये क्या करेगा, इधर का H और इधर का H हटा के आपका साइक्लोहेक्सानोन बना देगा, साइक्लोहेक्सानोन बन जाएगा। इधर का H और इधर का H हट जाएगा और वो ऑक्सीजन देके वाटर बन। तो ये क्या करता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन कर देगा। जब ऑक्सीडेशन करेंगे, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे सेकेंडरी का, तो कीटोन बन जाएगा। ठीक है जी, साइक्लोहेक्सानोन बन जाएगा। अब ये 10th पार्ट में क्या कह रहा है कि ये था और इसको आपको ये बनाना है। ठीक है, तो हम 10th पार्ट को यहाँ पे दिखाते हैं। हम पहले इसको अल्कोहल बनाएंगे फिर उसको करेंगे। तो अल्कोहल के लिए इधर OH लाना है, तो हम इसको डाइबोरेन से करते हैं, B2H6 से करेंगे। और जब B2H6 से करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा। इसके साथ BH3 जुड़ेगा तो ट्राई ये 3 बार होगा, ट्राई अल्काइल बोरेन बनेगा। और ट्राई अल्काइल बोरेन को जब हम फर्दर H2O2 देंगे, OH माइनस देंगे और वाटर देंगे, ठीक है, ये तीनों चीज़ें जब देंगे तो ये अल्कोहल बन जाएगा, ये अल्कोहल बन जाएगा, CH2OH बन जाएगा।
और वो BOH होल थ्राइस बन जाएगा, उससे लेना देना नहीं है, इसके 3 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो हमारे को क्या है, कन्वर्ट करना था B2H6 के साथ देंगे जब हमें एल्डिहाइड बनाना है। अभी हमारा क्या बना है, अल्कोहल बना है। तो अल्कोहल का जब हम कॉपर 573 दे दें केल्विन पे या PCC दे दें तो ये अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोहल सॉरी इट विल बी रिड्यूस टू एल्डिहाइड, हाइड्रोजन हट जाएगा, इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड। तो ये इसको और साफ़ करके दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये हटा रहा हूँ, इसको इधर दिखा देता हूँ, नीचे दिखे ना शेर। तो इसको हमने जब इसको हम कॉपर 573 केल्विन दे दें या PCC दे दें, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, CHO हो जाएगा। इज इट ओके? तो ये हमारा 10th क्वेश्चन हो गया। अब 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, 11th क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी चीज़ को ओजोनोलिसिस की है इसने, तो ये बन रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो कंपाउंड रहा होगा वो ये रहा होगा, इसकी जब ओजोनोलिसिस करोगे तो ये यहीं से टूट जाएगा और दोनों में ऑक्सीजन लग जाएगा। तो ये साइक्लोहेक्साइलिडीन साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। इसको जब ओजोनोलिसिस करोगे, ये जो O3 दिया है और सेकंड में जिंक एंड वाटर दिया है, तो ये यहीं से टूट के दोनों तरफ ऑक्सीजन लग जाएगा, डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, यही बनाना था। तो ये ओजोनोलिसिस हो रहा है, ठीक है। तो ये कंपाउंड लेंगे क्योंकि ओजोनोलिसिस डबल बॉन्ड के ऊपर खोल के वहाँ पे दोनों पे ऑक्सीजन लगा देता है, तो इसलिए ये कंपाउंड हो गया। ओके, तो हमारा ये 17th क्वेश्चन हो गया, जो कि मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल बोर्ड में इसके अंदर से 2-3 पार्ट्स आ ही जाते हैं और काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करता है, ठीक है। जब क्वेश्चंस हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो बुक के अंदर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो याद भी होते हैं और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते हैं। ओके, इसको हटाता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन है गिव प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब है इनके लिए आपको प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन, मतलब जो सुटेबल एक्सप्लेनेशन है वो देना है। कह रहा है साइक्लोहेक्सानोन फॉर्म साइनोहाइड्रिन इन गुड यील्ड बट 2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सानोन डज नॉट। अब क्या है कि साइक्लोहेक्सानोन तो ये है, साइक्लोहेक्सानोन ये है, और ये वाला जो 2,2 ट्राइमिथाइल वाला है वो ये है। इधर मिथाइल ग्रुप लगा है, इधर मिथाइल ग्रुप लगा है और इधर भी मिथाइल ग्रुप लगा है, ठीक है। अब क्या होगा, 2,2 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सानोन वाले में 2,6 ट्राइमिथाइल, इसके अंदर 3-3 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर अटैक होना मुश्किल है, तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। इसमें तो कोई है नहीं, इसमें तो हाइड्रोजन ही लगे हुए हैं छोटे ग्रुप, तो स्टेरिक हिंड्रेंस इसकी बहुत कम है। दूसरी बात, जो एल्काइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है, तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी कम हो जाता है, तो अटैक मुश्किल होता है। तो आपको सिंपली यही कहना है कि इन केस ऑफ 2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सानोन 3 alkyl groups are attached adjacent to the carbonyl carbon, therefore steric hindrance is very high. Because of that, it is difficult for HCN to react with it. और इसके केस में HCN आसानी से रिएक्ट कर जाएगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है ही नहीं और प्लस आई इफेक्ट भी नहीं है, तो जब इसमें रिएक्ट कर जाएगा तो ये साइनोहाइड्रिन बनने में इधर OH लग जाएगा, इधर CN बन जाएगा, तो साइनोहाइड्रिन आसानी से बन जाएगा साइक्लोहेक्सानोन में। बट 2,2 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सानोन में 3-3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होने की वजह से अटैक करना मुश्किल होगा न्यूक्लियोफाइल को, और दूसरी बात है प्लस आई इफेक्ट की वजह से भी अटैक मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट मेरा हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये क्या कह रहा है कि NH2 ग्रुप 2 होते हैं सेमी कार्बाजाइड में, ये सेमी कार्बाजाइड है। अब ये कह रहा है सेमी कार्बाजाइड जैसे ये है H2NCONH NH2, इसको सेमी कार्बाजाइड कहते हैं, सेमी कार्बाजाइड, ठीक
ठीक है। अब लोन पेयर इस पे भी है और लोन पेयर इस पे भी है, तो ये कह रहा है कि NH2 ग्रुप सेमी कार्बाजाइड में ओनली वन इज़ इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन। अगर मान लो कीटोन होता है यहाँ पे या एल्डिहाइड कुछ भी होता, तो इसका H2 नहीं जाएगा, इसका H2 जाएगा, क्योंकि इसका लोन पेयर नाइट्रोजन का इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा रेजोनेंस में। अब जब इसमें रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, इधर चला जाएगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा तो ये हाइड्रोजन दे नहीं पाएगा और न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस पर नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पे पॉजिटिव थोड़ी लग जाएगा, इसको न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, तो ये वाला नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा तो ये वाला नाइट्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा कंपाउंड NH, इधर से ले देंगे CONH2, ये सेमी कार्बाजोन बन गया। अगर एसीटोन का है तो एसीटोन सेमी कार्बाजोन, ठीक है। तो इसने क्वेश्चन ये पूछा था कि सेमी कार्बाजाइड में 2 NH2 हैं, बट एक ही NH2 से ये सेमी कार्बाजोन बनेगा, इस वाले से नहीं बनेगा जो क्लोज है, क्योंकि उसका लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन विल गेट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद द एडजेसेंट कार्बोनाइल कार्बन, देयरफॉर इट विल नॉट बी एबल टू एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। इसके अंदर लोन पेयर जो है एज इट इज़ बरकरार रहेगा, तो वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। जब हाइड्रोजन इसके साथ वाटर बना लेगा तो ये इसके ऊपर जाके एज इट इज़ लग जाएगा, ठीक है। तो ये बात कहनी है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नाइट्रोजन का लोन पेयर विल गेट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, द NH2 ग्रुप क्लोजर टू द कार्बोनाइल कार्बन, इट्स लोन पेयर विल गेट, नाइट्रोजन के लोन पेयर विल गेट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, देयरफॉर नाइट्रोजन विल नॉट बी एबल टू एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। इसलिए ये वाला NH2 नहीं इन्वॉल्व होगा, वो वाला होगा, दूर वाला जो है, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट में कह रहा है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एस्टर्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एन अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट, वाटर ऑन द एस्टर शुड बी रिमूव्ड और द एस्टर शुड बी रिमूव्ड एज सून एज इट इज़ फॉर्म। प्रिपरेशन ऑफ एस्टर्स फ्रॉम, मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड ये है और इसके साथ मिथानॉल ले लिया और हम एस्टर बना रहे हैं, ठीक है। तो CH3COO CH3 बनेगा और वाटर बनेगा, तो ये एस्टर बन गया। ये कह रहा है या तो एस्टर को या वाटर को हटाते रहो, क्यों रहो, एज सून एज इट इज़ फॉर्म, इसको हटाते क्यों रहे? क्योंकि ली चैटिलियस प्रिंसिपल क्या कहता है? ली चैटिलियस principle states that when a system is in equilibrium and is subjected to any change in temperature, pressure, concentration, then the equilibrium shifts in such a direction so as to neutralize the change। मतलब क्या है कि ये इक्विलिब्रियम में है, अगर इसको हटाओगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, या इसको हटाओगे, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को कम करोगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हम जान के ऐसा करेंगे, इसको या इसको हटाते रहेंगे ताकि इक्विलिब्रियम में शिफ्ट इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, उसकी वजह से क्या होगा, एस्टर की फॉर्मेशन फास्ट हो जाएगी। वी वॉन्ट टू इंक्रीज़ दी रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एस्टर, तो हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कम करते जाओ। जैसे जैसे प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कम करोगे, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू ली चैटिलियस प्रिंसिपल, देयरफॉर द प्रोडक्शन ऑफ एस्टर विल इंक्रीज। इसलिए या तो एस्टर को हटाते रहो या वाटर को। इसने ये पूछा ना, एस्टर या वाटर को हटाता रहना चाहिए जब एस्टर की फॉर्मेशन कर रहे हो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से, तो आपको यही कहना है कि अकॉर्डिंग टू ली चैटिलियस प्रिंसिपल, व्हेन अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम and is subjected to any change in temperature, pressure or concentration, then the equilibrium will shift in such a direction so as to neutralize the change। इसलिए अगर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कम करोगे तो इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए फॉरवर्ड में बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि एस्टर जल्दी जल्दी बनेगा। तो हमको अगर एस्टर की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो हमें इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड में शिफ्ट करना है, तो उसके लिए प्रोडक्ट्स को कम करते रहो, एस्टर जैसे बने उसको हटाते रहो, एस्टर को या वाटर को, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो इसको हटा देते हैं। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको और कर लेते हैं। हाँ जी, अब ये 19th क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स, कार्बन दिया हुआ है, कार्बन दिया हुआ है 69.77% और फिर 11.63% हाइड्रोजन दिया है, 11.63%, ठीक है। तो बचा हुआ रेस्ट इज़ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आप इसमें से माइनस कर लेंगे तो वो आ जाएगा 18.6%, ठीक है।
ऑक्सीजन आ जाएगा। अब इसको इसके मास से डिवाइड कर देंगे, 69.77 को, कार्बन का मास 12 है और 11.6 एम्पेरिकल फार्मूला निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसको 1 से डिवाइड कर देंगे और 18.6 को 16 से कर देंगे। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आता है 5.88, आप डिवाइड कर लीजिएगा, ये 11.63 आता है। इसको जब कराएंगे तो ये 1.16 आता है। ओके, अब जब 1.16 से सबको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 11.63 को 1.16 से कर रहे हैं और ये 1.16 को 1.16 से करेंगे तो ये तो 1 ही हो जाएगा। 11.63 को करोगे तो राउंड ऑफ करके ये 10 आ जाएगा और इसको करोगे तो राउंड ऑफ करके ये 5 आ जाएगा। तो एम्पेरिकल फार्मूला जो हमारा हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला विल बी C5H10O। ये हमारा कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला है। इसका मास निकाल लेते हैं। इसका मास आ जाएगा 12 5 60 और 10 ये हो गया और 16 ये हो गया, तो 86। तो ये हमको इसने कहा था 86 है मास, तो ठीक है, ये हमारा एम्पेरिकल फार्मूला है और 86 इसका मास हो गया। यही एम्पेरिकल है, यही मॉलिकुलर हो गया इसका मतलब। अब ये कह रहा है इट डज़ नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, मतलब है इट डज़ नॉट रिड्यूस। तो पहली बात टॉलेंस को रिड्यूस नहीं कर रहा है, तो इसके मतलब है डज़ नॉट, तो इसका मतलब है इट इज़ नॉट एल्डिहाइड। ये पक्का हो गया, इट इज़ नॉट एन एल्डिहाइड, ठीक है। फिर कह रहा है नंबर 2, इट फॉर्म्स एडिशन कंपाउंड विद सोडियम बाइसल्फाइड। तो इसके मतलब है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एडिशन कंपाउंड बना रहा है, तो इसके मतलब एल्डिहाइड या कीटोन होगा। तो एल्डिहाइड तो है नहीं क्योंकि टॉलेंस टेस्ट दे नहीं रहा है, डज़ नॉट रिड्यूस टॉलेंस, तो इसका मतलब कीटोन है। तो ये तो हो गया पक्का उसी से पहले वाले पार्ट से। फिर इट गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट जब ही दे सकता है जब किसी के एडजेसेंट में मिथाइल ग्रुप हो, तो मिथाइल कीटोन होगा ये। इसका मतलब ये हो गया इट मस्ट बी सम मिथाइल कीटोन। और फिर बात कह रहा है विग्रस ऑक्सीडेशन पे इथानोइक एसिड एंड प्रोपानोइक एसिड देता है, तो ये इसमें पोपॉफ्स रूल लगेगा। तो ये वाला पार्ट हटा देते हैं हम, ये वाला जो आपका निकालने का प्रोसेस था ये हटा देते हैं। हमने निकाल लिया एम्पेरिकल फार्मूला, तो ये आ गया C5H10O। अब हमने देखिए कीटोन है और मिथाइल ग्रुप एक किनारे पे होना चाहिए, तो इसके मतलब ये कंपाउंड हो सकता है क्योंकि इसके मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा है, तभी ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। और दूसरी बात और है कि पोपॉफ्स रूल लगाएंगे तो इधर से एक एसिड बनेगा और इधर से एक एसिड बनेगा, तो ये इधर वाला इथानोइक होगा, इधर वाला प्रोपानोइक होगा। क्योंकि पोपॉफ्स रूल क्या कहता है कि पोपॉफ्स रूल ये कहता है कि जब भी हम किसी कीटोन को स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है, पोपॉफ्स रूल कहता है कि किसी कीटोन को स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोनाइल कार्बन विल गो विद स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। इसको जब हम स्ट्रांगली ऑक्सीडेशन करेंगे, KMnO4 दे दें इन बेसिक मीडियम और फिर बाद में एसिडिक मीडियम दे के हीट कर रहे हैं, तो इसमें हमें प्रोपानोइक एसिड मिलेगा और इथानोइक एसिड मिलेगा। इज़ इट ओके? क्योंकि हमसे जो बातें इसने कही है कि आइडोफॉर्म टेस्ट भी देगा, तो आइडोफॉर्म हमको टॉलेंस नहीं दे रहा था तो हमें पता चल गया कि कीटोन है, तो वो बात पक्की हो गई। और दूसरी बात इसने आइडोफॉर्म में कहा, आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो इसका मतलब मिथाइल कीटोन होगा। और तीसरी बात जब पोपॉफ्स रूल होगा तो ये यहीं से टूटेगा तभी इथानोइक एसिड एंड प्रोपानोइक एसिड देगा, ठीक है। तो ये इसने कहा कि राइट द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, तो कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पेंटन 2-ओन, पेंटन 2-ओन, ठीक है। फिर से समझ लो, पहली बात तो ये जो इसने आपको दिए हैं परसेंटेज, इसमें एम्पेरिकल फार्मूला से आप एम्पेरिकल फार्मूला निकाल के आप निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला C5H10O है, तो यही कंपाउंड का इसका मॉलिक्यूलर मास 86 आ रहा है, इसका एम्पेरिकल फार्मूला मास 86 आ रहा है, तो यही कंपाउंड है हमारा। अब उसमें कहा टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट नहीं दे रहा है, इट डज़ नॉट रिड्यूस टॉलेंस, मतलब है कीटोन हो गया, क्योंकि NaHSO3 से एडिशन कंपाउंड दे रहा है तो इसका मतलब कोई कार्बोनाइल कार्बन तो है ही, या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है, बट टॉलेंस नहीं दे रहा है तो इसका मतलब कीटोन हो गया। फिर ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट जब भी दे सकता है जब मिथाइल ग्रुप कीटोन कार्बोनाइल कार्बन के बगल में हो, तो ये हो गया। अब फिर ये कह रहा है कि इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो इथानोइक एसिड एंड प्रोपानोइक एसिड है, तो इसके अंदर अगर पोपॉफ्स रूल लगाएंगे तो
it will carbon bond will break in such a way that the carbonyl carbon will go with smaller alkyl group, तो इथानोइक एसिड बनेगा, प्रोपानोइक एसिड, तो इसका मतलब कंफर्म हो गया आवर कंपाउंड विल बी पेंटन 2-one। ओके जी, तो 19th क्वेश्चन हो गया, बस हम लोग का एक क्वेश्चन बचा है 20th, वो और करेंगे स्क्वाड। ओके स्टूडेंट्स, 20th क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। ऑल्दो फिनॉक्साइड आयन हैज़ मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देन कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। होता क्या है कि कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है ना वो इस तरह से होता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का H+ यहाँ से हटा दें तो क्या होगा, ये H+ बन के हट गया तो ये कार्बोक्सिलेट आयन बन गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये अगर इधर आएगा तो ये इधर आएगा, तो नेगेटिव चार्ज इज़ बीइंग डिलोकलाइज्ड ओवर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स। ये कार्बोक्सिलेट आयन है, कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा अच्छी तरह से डिलोकलाइज होगा क्योंकि 2 ऑक्सीजन एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज विल बी मोर स्टेबलाइज। फिनॉक्साइड आयन के अंदर क्या हो रहा है कि जब फिनॉल का H+ हट जाएगा तो लोन पेयर अंदर जो जाएगा, ठीक है, तो वो कार्बन के ऊपर आएगा, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो कार्बन इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, देयरफॉर इट विल बी लेस स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन इट विल बी मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स। आपको आंसर में क्या लिखना है, इन केस ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन द नेगेटिव चार्ज इज बीइंग डिलोकलाइज्ड ओवर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव 2 ऑक्सीजन एटम्स, therefore it will be more stabilized, whereas in case of phenol the negative charge will get delocalized over less electronegative carbon atoms, therefore less stable, ठीक है। तब जब ये लेस स्टेबल होगा तो लेस एसिडिक हो जाएगा फिनॉल, ये मोर स्टेबल है तो एसिड कैन इजीली रिलीज H+ आयन, as carboxylate ion is more stable, therefore the carboxylic acid will be more acidic, whereas in case of phenoxide ion it will be less stable because negative charge is being delocalized over less electronegative carbon atom, hence it will be less stable, hence phenol will be less acidic, whereas carboxylic acid will be more acidic as it can release H+ ion more easily, ठीक है। ये बात हमको कहनी होगी, दोनों ऑक्सीजन के ऊपर जाके नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, आसानी से स्टेबल हो जाएगा, तो ये मोर एसिडिक। ओके, तो मैंने आपके ये सारे क्वेश्चंस कर दिए, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करने में। सब में कंसेप्ट बड़ी डिटेल में मैंने समझा दिए और सिंपल मैनर में समझाया। ओके बच्चों, अब इसको मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ और लोगों को भी जिनको ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।